बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है आर्डर 37 CPC। अब आर्डर 37 और जो बाकी सूट्स होती हैं रिकवरी की, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं कि आर्डर 37 में जो सूट होती है, सबसे पहले हम ये बताएं कि आर्डर 37 किस चीज़ के लिए होता है। आर्डर 37 है रिकवरी ऑफ द सूट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये आ जाते हैं। अब अगर इनके ऊपर कोई मसला आता है, इनके रिकवरी के ऊपर कोई मसला आता है, आपने किसी को चेक दिया, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। आप बैंक चले गए, बैंक वालों ने कहा कि ये भाई अकाउंट वैलिड नहीं है, इस अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। तो अब आप क्या करते हैं, आप कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट जाते हैं, आप उसके लिए सिविल सूट फाइल करते हैं, रिकवरी ऑफ द सूट, रिकवरी सूट फाइल करते हैं। तो जो आर्डर 37 के तहत, आर्डर 37 के अंदर या आर्डर 37 के मुताबिक जो आप रिकवरी की सूट फाइल करेंगे, उसमें और जो आम सूट्स होती हैं रिकवरी की, उनमें डिफरेंस होता है। अब फॉर सपोज किसी ने आपको कर्जा दिया या आपने किसी को कर्जा दिया, अब वो आपको पैसे नहीं दे रहा, अब आपको वो आप पैसे नहीं दे रहा, तो आप रिकवरी सूट फाइल करेंगे, लेकिन वो सूट डिफरेंट होगी, सूट जो हम 37 आर्डर 37 के तहत फाइल करेंगे। तो आर्डर 37 की जो सूट होती है, वो डील करती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ। चेक डिसऑनर हो गया, प्रॉमिसरी नोट जो है वो उसमें कोई मसला हो गया, तो उस सब के लिए क्या डील करता है आर्डर 37। अब इसमें और बाकी जो सूट्स होती हैं, सिंपल सूट्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब सबसे पहले क्या होता है फ़र्क कि भाई जो सूट आप फाइल करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, चेक डिसऑनर की, रिकवरी सूट फॉर रिकवरी अंडर आर्डर 37। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से रहते हैं, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके अलावा जो भी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है, उनकी जो भी सूट होगी वो कहाँ पे फॉलो करती है, आर्डर 37 के अंदर। अब वो जो सूट आप फाइल करेंगे डायरेक्ट कहाँ पे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब सबसे जो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिकवरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी सूट होती है, उसकी सबसे लोवेस्ट कोर्ट कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। और अपील कहाँ पे होगी, उसमें हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे जो सिंपल सूट होती है रिकवरी की, जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने आपको कर्जा दिया या आपने किसी को कर्जा दिया, अब वो आपको वापस नहीं कर रहे, आप उसे वापस नहीं कर रहे, वो आपके अगेंस्ट सिंपल सूट फाइल करेगा, सिंपल सूट फॉर द रिकवरी। ना कि वो कौन सी में नहीं जाएगा, 837 वाले सूट में नहीं जाएगा, कहाँ में जाएगा, सिंपल सूट फॉर द रिकवरी वाले में जाएगा। अब वहां पे क्या होता है, सबसे पहले लोवेस्ट कोर्ट कौन सी होती है, सिविल कोर्ट होती है। लोवेस्ट कोर्ट क्या होती है, सिविल कोर्ट। अब अपील उसकी कहाँ पे होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब इस्लामाबाद में एक अमेंडमेंट आई हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में, कि अगर सिविल कोर्ट से अगर वो फैसला ठीक नहीं होता, तो फिर डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद अमेंडमेंट में, बाकी जो भी प्रोविंसेस हैं उनमें कहाँ पे होती है अपील, पहले अपील होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे सिर्फ फोरम का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे समन्स का भी डिफरेंस है। अब जब समन सर्व होता है सिंपल सूट में, तो आपको जो डेट दी जाती है उस समन में कि आपने इस डेट को कोर्ट में हाजिर होना है, कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो आप आते हैं कोर्ट में उस डेट को, या अपनी काउंसिल को भेजते हैं उस डेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको समन सर्व होता है, यहाँ पे समन में सिर्फ आपको बुलाया जाता है। यहाँ पे जो रिकवरी वाले जो सूट है अंडर रिकवरी सूट है अंडर आर्डर 37, उसमें क्या होगा, समन में आपको, जब आपके पास समन सर्व होगा और समन में आपको बताया जाएगा, आपको चेक की डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। और जब आपको समन सर्व होगा, जब आपको समन सर्व होगा, विद इन 10 days यू हैव टू फाइल लीव टू डिफेंड। अब लीव टू डिफेंड क्या होता है, हक के दिफा। लीव टू डिफेंड, अभी आपने ये कोर्ट बताना है, कोर्ट में आपने ये एप्लीकेशन फाइल करनी है कि ये जो एप्लीकेशन मेरे अगेंस्ट आई है, जो मेरे अगेंस्ट सूट आपके पास आई हुई है, वो वो मेरा अकाउंट नहीं है, या उस चेक को मैंने साइन नहीं किया है, या जो ये सूट है, सूट मलेशिया से। तो उन ग्राउंड्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब आपने आर्डर 37 के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिकवरी सूट के तहत, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल होता है, तो आपने सबसे पहले विद इन 10 days आफ्टर सर्विंग ऑफ द समन यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड। व्हेन, जब आप लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं,
तब आपको रिटन स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है या रिटन स्टेटमेंट के लिए आपको परमिशन दी जाती है। सबसे पहले आपकी ये लीव टू डिफेंड अप्रूव होगी, वो अप्रूव होगी तो फिर केस की आगे कार्रवाई चलती है। अदरवाइज जो केस होता है वो प्लेंटिफ हक में डिक्री किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो सिंपल समन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपने विद इन 10 डेज आपने रिप्लाई जमा नहीं कराना होता, या विद इन 10 डेज आपको लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती। आप क्या करते हैं, जो डेट समन में दी जाती है कि आपने इस डेट को कोर्ट में आना है, यू हैव टू कम ऑन दैट डेट टू द कोर्ट। सेम यहाँ जैसे ही हम सिंपल समन में हम एड्रेस देते हैं डिफेंडेंट का, उसी तरीके से हमने जो ऑर्डर 37 के तहत सूट फॉर रिकवरी होगी उसमें भी हमने एड्रेस देना है डिफेंडेंट का। अगर वो बंदा जेल में है तो वो जेलर के जरिए अपनी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन लीव टू डिफेंड की। अब जो कंडीशन है एप्लीकेशन की, अब कौन सी एप्लीकेशन लीव टू डिफेंड, वो कंडीशन कौन सी हैं? कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई जो चेक आप लेके गए हो कोर्ट बैंक में, वो उस चेक पे मेरे साइन नहीं है। सबसे पहली बात ये एक पहला ग्राउंड या पहली कंडीशन हो सकती है आपकी लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल करने की। दूसरा ग्राउंड या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई वो आपका अकाउंट है कि नहीं है, वेदर इज इट योर अकाउंट और नॉट। ठीक है, इस ग्राउंड के तहत भी आप कोर्ट में लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। और द सूट इज मेलिशियस, जो सूट आपके अगेंस्ट हुई है वो झूठी सूट है, वो सूट किसी मतलब फ्रॉड पे बेस्ड है। तो सूट में कोई ट्रुथफुलनेस नहीं है, वहाँ पे मेलिशियस इंटेंशन शामिल है प्लेंटिफ की, तो वो भी उस दौरान भी आपको लीव टू डिफेंड ग्रांट किए जाते हैं। अब जब कोर्ट अगर अप्रूव करेगी लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन तो वो उसको अप्रूव करती है कंडीशनली और अनकंडीशनली। कंडीशनल से मुराद क्या है कि आपसे कोर्ट क्या करेगी, सिक्योरिटी रख लेगी, आपसे सिक्योरिटी रख लेगी। फॉर सपोज सिक्योरिटी ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द क्लेम्ड। ठीक है, अब जो अमाउंट क्लेम किया जा रहा है, जो रिकवरी के सूट में जो रिकवरी सूट है उसमें जितना अमाउंट रिकवर करने के लिए कहा जा रहा है उतनी ही सिक्योरिटी आपने कोर्ट उससे रखवाएगी। फॉर सपोज अब वो 3 लाख की रिकवरी करना चाह रहा है, अगर कोर्ट उसकी कंडीशनली उस एप्लीकेशन अप्रूव करती है तो वो 3 लाख उससे क्या कर लेती है, सिक्योरिटी लेगी। ठीक है, और दूसरी क्या है, अनकंडीशनली, उसमें किसी सिक्योरिटी वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। अब कंडीशनली में ये होता है कि हो सकता है कि जो डिफेंडेंट है वो कहीं बाहर उसका आना जाना लगा रहता हो, कहीं वो बाहर मतलब कभी वो कराची से कभी इस्लामाबाद जाता रहता है, कभी कराची से किसी और मुल्क पाकिस्तान से कहीं और चला जाता है, तो वहाँ पे कोर्ट अक्सर कंडीशनली उसको अप्रूव कर लेती है। और अनकंडीशनली ये होती है कि फॉर सपोज कराची में बंदा रहता है, उसका सारा बिजनेस, सारी बिजनेस एम्पायर, सारी प्रॉपर्टी वहीं कराची पे है, तो वहाँ पे हो सकती है कि वो, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट के पास अख्तियार है कि उसको कंडीशनली अप्रूव करे या उसको अनकंडीशनली अप्रूव करे। अब लीव टू डिफेंड सपोर्टेड बाय द एफिडेविट, अब आपने उस लीव टू डिफेंड में एफिडेविट साथ लगाना है। अब लीव टू डिफेंड में आपने जो भी आपके डिफेंस के जो भी स्टेप्स होंगे, आप जिन जिन पॉइंट्स पे डिफेंस लेना चाह रहे हैं, तो एफिडेविट में भी वही पॉइंट्स आप लिखेंगे। वैसे जो एफिडेविट्स होते हैं वो सारे बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एफिडेविट होता है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अब जो चीज़ आपने एप्लीकेशन लिखते हैं, कौन सी एप्लीकेशन, लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन में जो जो ग्राउंड्स आप लेते हैं अपने डिफेंस के लिए, वही ग्राउंड्स आपने एफिडेविट में लिखने होते हैं। अब उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और आप रिटन स्टेटमेंट जमा करवाते हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो वो उसमें भी आपने जो भी ग्राउंड्स एफिडेविट और अपनी एप्लीकेशन में लिए थे वही आपने ग्राउंड्स लेने हैं। आप उससे चेंज नहीं कर सकते, आप उन ग्राउंड्स को अल्टर नहीं कर सकते, ना कोई उसमें से ऐड कर सकते हैं, ना उसमें से कोई निकाल सकते हैं। इट मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन होगी लीव टू डिफेंड, फर्स्ट द एफिडेविट और जो रिटन स्टेटमेंट होगी, वो तीनों के तीनों जो आपके ग्राउंड्स होंगे डिफेंस के, वो तीन सब में कौन से होंगे, सेम होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, कोई चीज़ आप ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। फॉर सपोज अगर आपने लीव टू डिफेंड में 1, 2 या 3 डिफेंस ली हैं, ग्राउंड्स कितने लिए हैं, 2 या 3 लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप आके वो 7-8 कर लेते हैं, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर वहाँ पे 3-4 ग्राउंड्स हैं आपके डिफेंस के लिए, तो यहाँ पे भी 3-4 ग्राउंड्स ही होने चाहिए डिफेंस के लिए। अब यह सिंपल उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन था इस पूरे ऑर्डर 37 के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो मेन रूल्स हैं वो रूल 2 और रूल 4 हैं। अब रूल 2 ये कहता है कि फॉर सपोज बंदा जिसने डिफेंडेंट फाइल नहीं कर सकता विद इन 10 डेज एप्लीकेशन लीव टू डिफेंड, फिर क्या होता है, प्लेंटिफ के हक में क्या होती है, सूट डिक्री हो जाती है।
तो प्लेंटिफ हक में फैसला चला जाता है। अब उसमें रेमेडी क्या है उसकी रेमेडी ये है कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कंडोनेशन ऑफ डिले की वो एप्लीकेशन दायर कर सकता है। अब हमने जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द कंडोनेशन ऑफ द डिले, कि जो भी सूट होगी, जो भी आपने सूट फाइल करनी है वो विद इन द टाइम करनी है। अब उसका टाइम कितना था, 10 डेज टाइम था। अब वो अगर 10 डेज नहीं कर सकता, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर सकता है तो कोर्ट में, वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है कोर्ट में, ठीक है, तो उसको एप्लीकेशन फिर बाद में ग्रांट कर सकती है, उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकती है कि हाँ ठीक है, आप बाद में या दोबारा आप अपनी लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। अब सेक्शन 5 क्या कहता है, रेमेडी है फॉर द फेलियर ऑफ द डिफेंडेंट, किस चीज़ के लिए, कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन लीव टू डिफेंड जमा नहीं कर सका, तो उसके लिए क्या है, आप सेक्शन 5 आप इस्तेमाल करेंगे लिमिटेशन एक्ट का, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। इफ़ यू सेटिस्फाइज द कोर्ट विल आपको परमिशन दे देगी कि आप अभी अपना लीव टू डिफेंड जमा कर सकते हैं। अब सेक्शन इसका रूल 4 कहता है सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री। अब फॉर सपोज आपको समन मिले नहीं है इसी सेम सूट में, सूट फॉर द रिकवरी अंडर ऑर्डर 37, उसमें आप समन नहीं मिला और आपके अगेंस्ट क्या आ गई, डिक्री आ गई है, तो उस डिक्री को आप कोर्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, सेट असाइड करने के लिए कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे 12/2 की कि ये जो डिक्री है मेरे खिलाफ हासिल हुई है वो मलेशियस है, वो फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है, या मैं समन साहब नहीं हुए, मैं पाकिस्तान से बाहर था, मुझे पता नहीं था। तो जब आप कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे तो कोर्ट आपकी उस डिग्री को सेट असाइड करेगी। सेट असाइड करने के बाद आपको फिर दोबारा चांस दिया जाएगा कि वो दोबारा सूट फाइल की जा सकती है, और उसके साथ साथ वो सारा जो प्रोसेस है वो दोबारा आपको राइट टू डिफेंस दोबारा ग्रांट किया जा सकता है। रूल 2 में जो मेन बात थी कि आपका लीव टू डिफेंड मतलब डिफेंस का हक जो होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आप जब एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब वो आपका हक दोबारा जिंदा हो जाता है। पहले हक क्या हो गया, खत्म हो गया, किसी वजह से आप कोर्ट में किसी वजह से आपका हक खत्म हो गया, आप किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सके, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले जमा करानी है। वहाँ पे अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई करते हैं कि वाकई आपके पास इतने इनफ रीज़न था या अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से आप नहीं आ सकते थे, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से आप नहीं आ सके, तो कोर्ट फिर आपको ग्रांट करेगी या आपका जो हक होगा दोबारा वो जिंदा हो जाएगा। अब ये जो है ऑर्डर 37 डील करता है सिर्फ किसके बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस था वो सिंपल यही था कि आपने लीव टू डिफेंड जमा कराना है विद इन 10 डेज, और उसके साथ साथ समन में आपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके बिना पे आप सूट फाइल कर रहे हैं तो उसकी डिटेल भी लिखनी है आपने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ऑर्डर 37 और उसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर आप नहीं फाइल करते तो रूल 2 और रूल 4 क्या कहते हैं, ये सारा आपके पास क्लियर हो गया। थैंक यू।